नमस्कार, सुस्वागतम दोस्तों। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं की लोकवाणी इस पाठ्यपुस्तक से तीसरा पाठ जो है सफ़र का साथी और सिरदर्द, इसका उत्तरार्ध जो है वो पढ़ने वाले हैं। हमने एक भाग पहले किया था, आज हम दूसरा भाग जो है उसका वो पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि सफ़र में किस प्रकार से लोग परेशान करते हैं, तो अनावश्यक सलाह देते हैं और कुछ बेवजह बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो व्यंग किया है उसके बारे में हमने देखा था। एक रंगीन परिच्छेद तक हमने पढ़ा था कि कोई समाचार पत्र आपके हाथ से छीन ले लेता है और उसके बाद में उस समाचार पत्र के कितने कितने उपयोग होते हैं वो समाचार पत्र छापने वालों को भी नहीं पता होता है। तो इसके आगे वाला जो हिस्सा है, जो उत्तरार्ध है इस पाठ का, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। सफ़र का साथी और सिरदर्द भाग दूसरा। इसके लेखक है रामनारायण उपाध्याय। हम उर्वरित पाठ की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दूं कि मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिए। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने एक रंगीन परिच्छेद देखा था पृष्ठ क्रमांक 9 पर। अब उसके आगे, इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं। मतलब हमने अभी तक देखा है कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आपने जैसे ही रेल के डिब्बे में बोगी में प्रवेश किया, आपके हाथ में समाचार पत्र देखकर ही वहाँ बैठे लोग जो है वो आपके समाचार पत्र को मांग लेते हैं। आपने एक शब्द भी नहीं पढ़ा था, तब से आपके समाचार पत्र को लोग मांग लेते हैं और थोड़ी देर के बाद पूरे समाचार पत्र के पन्ने जो है वो बिखर जाते हैं। और समाचार पत्र के पन्ने जो है वो बिखरने के बाद उसका अलग अलग उपयोग शुरू हो जाता है। कोई सीट झाड़ने के लिए करता है, तो कुछ लोग जो है वो उसके ऊपर खाना खाते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ तक हमने देखा था। आप जैसे ही आराम करना चाहेंगे, सामने से प्रश्न उछलता है, कहाँ तक चल रहे हैं, आपको कहाँ जाना है। आप अनमने मन से, नाराज़गी से आप जवाब देते हैं, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँची है। अब वो आपसे सवाल पूछते हैं। आप उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, उसी रेल में सफ़र कर रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि कितने बजे तक पहुँचेगी भोपाल। कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। वो आप ही से प्रश्न पूछते हैं और आप ही को जवाब देते हैं। कहा, टाइम बदल गया। बोले, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती है। चेन पुलिंग पता होगी आपको, जब ट्रेन चलती है और अत्यावश्यक कुछ ट्रेन को रोकना अगर पड़े तो ट्रेन में एक चेन होती है जिसको खींचने से ट्रेन रुकती है। तो वो कहते हैं कि कई बार चेन पुलिंग होती है, इसलिए बहुत देर से पहुंचेगी। आज की तारीख में पहुंच जाए तो यही गनीमत है। अगर आज के आज ये ट्रेन भोपाल तक पहुंच जाएगी तो अच्छा होगा, ऐसा वो कहते हैं। आगे आप सोचेंगे कि चर्चा का अंत हुआ। आपको लगता है कि बस अब चर्चा खत्म हो गई। तभी तीर की तरह से प्रश्न उछलेगा फिर से, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। आप कहते हैं हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों। कहा, वहाँ से तुलसीनगर पास में पड़ता है, तो भोपाल के हिस्से है। आप हबीबगंज में उतरेंगे या भोपाल में उतरेंगे। तो हबीबगंज में क्यों उतरेंगे, ऐसा भी वो फिर से प्रश्न पूछते। फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर ये भी प्रश्न पूछते। अब उनका कोई लेना देना होता नहीं है आपके साथ में, ना ही आपके रिश्तेदार है, लेकिन वो आपसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न खत्म होता है, दूसरा प्रश्न शुरू होता है। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है। आपको तुलसीनगर जाना है तो हबीबगंज के खाक पास पड़ता है। ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते हैं, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और 50 पैसे में तुलसीनगर तो क्या अरोरा कॉलोनी तक उतार देते हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि आपको हबीबगंज नहीं उतरना चाहिए, आपको भोपाल जाना चाहिए। वहाँ से आप कुछ पैसे देकर सस्ते में
टेम्पो में बैठ जाएंगे तो आपको आधा रास्ता काट देंगे टेम्पो वाले, फिर वहाँ से टीटी नगर से फिर 50 पैसे देंगे तो तुलसी नगर पहुँचा देंगे, रुपये भर में आपको वहाँ पहुँचा देंगे। अगर आप हबीबगंज उतरेंगे तो आपको 5-7 रुपये लग जाएंगे। अब उस समय का जो मूल्य था उसके हिसाब से 5-7 रुपये। तो आप भोपाल उतरिए, ऐसी मुफ्त की सलाह आपके सहयात्री आपको देते हैं। सोचा कि ये पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से ट्रेन वापस न बिठा दे, अतः वो चुप भी साध कर निश्चल बैठ गया। अब वो धीरे धीरे पीछे लेकर आए थे, आगे भोपाल ले गए, भोपाल से वापस पीछे सफ़र करने की सलाह वो दे रहे थे। तो लेखक को लगा कहीं ये वापस हबीबगंज में बिठाकर ट्रेन में वापस हमारे गांव तक ना पहुंचा दे। अगर आप यात्रा पर है तो आपके सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। अगर आपके साथ में कोई सफ़र करता है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो प्रश्न पूछा भोपाल में क्या करते हैं, कहाँ मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर दे, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है। अब उनसे आप पूछो ना पूछो अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में काम करता हूँ। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, मतलब वो घूसखोर है। घूसखोर पता है आपको? हाँ, वो लालची है और घूस खाता है। तो वो कहता है कि अपना भी वेतन निकल जाता है, लोगों के बिल बनाते बनाते। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बता देते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं, घर में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, सब कुछ। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों की शंटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। अब गाड़ियों की शंटिंग मतलब जो गाड़ियाँ जो आती जाती रुकती है, वो आपको उसकी भाषा में वही शब्द आते हैं। अगर कोई रेल कर्मचारी, तो कोई कहेगा एटप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अब वो गाड़ियों का टाइम और उनका आने जाने का तरीका होता है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउट पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। ये उनकी भाषा में आम बात है। ऐसे वो आम बात में मतलब ये उनके बोलने का हमेशा का तरीका है। 8 अप से आना है, 7 अप से जाना है, ऐसा है। स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया तो क्या होगा, ऐसा। ये आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। अब मेल जो होता है वो सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन होती है, तो उसको रोककर माल को, मतलब जो माल वाहन करने वाली जो ट्रेनें होती है उनको पास करना पड़ता है। कारण मालगाड़ी से भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है कि उसमें जो माल होता है, जो चीज़ें होती है, जो साजो सामान होता है, वो ख़राब होने का डर होता है। इसलिए उसको पहले जाने देना पड़ता है, मेल को रोक लेना पड़ता है। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज़ भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज़ होगा। अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। तो वो नाराज़ भी होकर क्या करेगा। अगर मेल में बैठा आदमी नाराज़ होता है, बिगड़ता है, तो बिगड़ने के बाद क्या करेगा, शिकायत पुस्तिका मांगेगा। हर जगह होती है, ट्रेन में होती है शिकायत पुस्तिका। अगर आपको ट्रेन के बारे में कुछ शिकायत है तो आप उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मुझे इस ट्रेन के बारे में शिकायत है कि इसमें साफ़ सफाई नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, वगैरह वगैरह। आपकी जो भी शिकायत है आप उस पुस्तिका में दर्ज करेंगे तो आपकी जो शिकायत है उसके ऊपर स्टेशन प्रबंधक हो या रेल हो, वो विचार करते हैं। तो जब तक आपकी शिकायत पुस्तिका आती है, मतलब आपके पास शिकायत दर्ज कराने के लिए, तब तक ट्रेन वहाँ से निकल जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली ट्रेन कब जाएगी, मतलब उसका टाइम है 10 बजे का, समय है 10 बजे का, और वो पूछते हैं कि वो 10 बजे जाने वाली जो ट्रेन थी वो कब जाएगी। पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी रहती है। अब लाइन है छोटी, अब छोटी लाइन वाली गाड़ी है तो छोटी लाइन पर ही खड़ी रहेगी, लेकिन वो सवाल पूछने का तरीका ऐसा होता है। अब क्या पूछते हैं वो भी उनकी समझ में नहीं आता। छोटी जो ट्रैक वाली रेल है वो कहाँ रुकेगी। इस प्रकार से मानो उसके बड़े लाइन पर खड़े होने का अंदेशा है। ऐसा लगता है कि वो छोटी ट्रैक पर खड़ी होने वाली, छोटी लाइन पर खड़ी होने वाली गाड़ी आज बड़ी लाइन पे आने वाली है। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वाले के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। अब ये सवाल जो है ये तो आम सवाल है। आम सवाल है मतलब बहुत से लोगों के बारे में ये घटना घटती है कि वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं
और ऐसे रास्ते से निकलते हैं जहाँ पर टीटी ना हो, आपका कोई टिकट चेकर ना हो, तो ऐसी जगह पर से वो निकलते हैं। तो रास्ता ढूंढते, अगर रास्ता ना मिले तो पूछ लेते। तो एक ने लेखक को ही पूछ लिया, भाई साहब बिना टिकट वालों के लिए रास्ता कौन सा है? जिनके पास टिकट है वो तो स्टेशन में से निकलेंगे, है ना, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं वो कहाँ से निकले, इसका रास्ता बता दो। लेखक को पूछ लिया एक ने। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम करता हूँ। तो लेखक ने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी ऐसे ही रास्ता पूछते पूछते आया था, आज लोग मुझसे पूछने लगे और मैं उनको रास्ता बताने का काम करता हूँ कि आपके पास टिकट नहीं है, आप इस रास्ते से जाइए। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्या भाई साहब क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? टिकट का आरक्षण कराना होता है, मतलब आप जिस जगह पर जाना है वहाँ तक आपकी सीट जो होती है वो सीट आरक्षित हो जाती है, मतलब आपको वहाँ से कोई उठाएगा नहीं, वो आपकी स्पेशल प्राइवेट सीट हो जाती है, व्यक्तिगत सीट हो जाती है। आप उस सीट पर, आपकी सीट पर कोई और व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो एक यात्री ने पूछ लिया, क्या आपने आरक्षण करा लिया है? मैंने कहा ये तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है, क्योंकि बैठने को जगह नहीं मिलती। तो बिना आरक्षण के यात्रा करना मतलब सिरदर्द है। वे बोलते हैं आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। मतलब लोगों की खासियत होती है, आप जो भी कहते हैं उसका उल्टा बात करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है, आप अगर अच्छी भी बात करें तो उसको भी घुमा फिरा कर आपके जवाब को उल्टा कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि सिरदर्द बिना आरक्षण के सफ़र करने में नहीं है, सिरदर्द है आरक्षण कराने में। अब तो चक्कर काटते तब कहीं एक सीट मिलती है, अब शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो इकारत भरी निगाह से देखता है, तिरस्कृत नज़र से देखता है कि क्या यहाँ पर कुछ 2 पैसे खाने को मिल सकते थे, इसने भी आरक्षण कर लिखा रखा है। तो आपकी तरफ देखने का उसका जो तिरस्कृत नज़रिया होता है वो क्या होता है कि इसके पास आरक्षण है, ये अपने कुछ काम का नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा वो टिकट कंडक्टर देखता है आपकी तरफ। जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। अब देख लेता मतलब क्या, अगर टिकट नहीं होता, आरक्षित टिकट नहीं होता तो उससे थोड़े पैसे टिकट कंडक्टर को मिल सकते थे। मतलब जिसने आरक्षण किया वो कुछ काम का आदमी नहीं है। इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वह जहाँ चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, रेल कंडक्टर की संपत्ति है। वो आप ही की संपत्ति नहीं और रेल कंडक्टर की संपत्ति है। जैसे कि वो ट्रेन को खींच के ले जा रहा है और जिसके पास आरक्षित टिकट नहीं होता है उसके पास से वो पैसे लेता है, जिसकी वो रिसिप्ट भी नहीं देता है, मतलब वो पैसा उसकी जेब में चला जाता है, जैसे कि पूरी रेल उसकी संपत्ति हो। सांझ हो चली थी, मतलब शाम का समय हो रहा था। डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। फिर वो बोले, आप वैसी वैसी गोलियाँ क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर वो क्या पूछते, मतलब वो वहाँ पर भी सलाह कि आपने कौन सी गोली खाई, क्यों खाई। और फिर पूछते कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली। अरे रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूड़ी कचौड़ी को उबालती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं, कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गर्म है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी, उसमें भी सलाह देते हैं कि आपको सिरदर्द हो रहा है, आपके सिरदर्द की वजह कुछ भी हो सकती है, उनकी बकवास हो सकती है, लेकिन वो कहेंगे कि आपने कहीं कल क्या खाया था, कहीं कड़ी पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली, और वो ट्रेन में तो नहीं खा ली, रेल में तो नहीं खा ली। अरे ये बासी बेचते हैं, कल की जो कल बनाई हुई थी उसको बासी कहते हैं, जो एक दिन पुरानी हो। तो बासी पूरी कचौड़ी खिलाते हैं और उसके कारण क्या होता है कि सिर में दर्द होता है, हज़म नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि देख लेना चाहिए हाथ लगा कर कि वो गर्म है या नहीं है। ये जो रेल के ठेकेदार है ये तो बस अपनी जेब गर्म करना चाहते। जेब गर्म करना मतलब क्या, पैसे कमाना। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है, 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। वो कहता है कि मैं पराठे लेकर आता हूँ, आइंदा आप भी जब सफ़र करेंगे तो पराठे लेकर सफ़र करें। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है?
क्या ये पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? मतलब वो पूरी कुंडली आपकी निकाल लेते हैं। आपको सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द होने की वजह क्या है? क्या आपके पैतृक बीमारी है? आपके घर में और सभी लोगों को ऐसी ही बीमारी है या सिर्फ आपको होती है? तो क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? मैंने कहा मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। तो मैंने कहा कि मेरे घर में सबके पास दिमाग है, इसलिए सबको सिर दर्द होता है। जो बेवजह प्रश्न पूछने वाले हैं उनकी तरफ इशारा लेखक करते हैं कि आपके पास दिमाग नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार के बेतुके सवाल पूछे जाते हैं। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। ओके, देखिए सिर दर्द की तरह तरह की वजह होती है, सिर्फ सिर होना काफ़ी नहीं होता है। सिर्फ सिर होने से सिर दर्द नहीं होता। जिनके पैर में शनि होता है उनको भी सिर दर्द होता है, और जिनके पेट में खराबी होती है, गैस होती है, उनको भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा आप बजा फरमाते हैं, आप योग्य बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हम सफ़र सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। अब लेखक ने बोला कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, घर से निकला तब तक ठीक था, ट्रेन में बैठा तब तक ठीक था, सफ़र शुरू हुआ, किताब पढ़ना शुरू किया तब तक ठीक था, लेकिन जब से मेरे सहयात्रियों ने बेतुके सवाल करना शुरू किया मेरे सिर में दर्द होने लगा। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। तो मेरे सिर दर्द से मैं परेशान नहीं हूँ, ये जो लोगों के कारण जो दर्द हो रहा है उसके कारण मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसके कारण मैं परेशान हूँ। ये जो दर्द भरे लोगों के सिर होते हैं, जो तरह तरह के बेतुके सवाल प्रश्न पूछते हैं, तो वो सहयात्री की स्थिति नहीं देखते कि वो हमसे बात करना चाहता है या नहीं चाहता है, वो बस अपनी बकवास एक तरह से शुरू रखते हैं। ऐसे लोगों पर यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है। मुझे लगता है ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। सफ़र का साथी और सिर दर्द। धन्यवाद।